हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ इत्यादि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर 22 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 21 नहीं देखे हैं ना, तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो हम आई बटन में लिंक दिए थे प्लेलिस्ट का, जाकर वहां से सारा वीडियो के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना भी मैथ का वीडियो सब हम डाल देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के सामने है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त। क्या करें, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक जाएगा का मान ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है दोस्त। जब भी इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको जिंदगी में कहियो मिले कि नंबर के ऊपर रूट, फिर उसके ऊपर रूट, फिर उनके ऊपर रूट, यानी रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट करके इन्फिनिटी तक जाए। कहाँ तक जाए? इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक जाए। तो आपको करना क्या मेरे दोस्त, यानी कि रूट के भीतर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। बात को समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको करना क्या, यहाँ पर नंबर कितना लिखा है? 30 लिखा है। इस 30 को ऐसे दो भागों में तोड़े जिनका गुणनफल 30 होना चाहिए और उन दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना हम 6 लिख सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? 5 गुना 6 हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त। 5 और 6 के बीच में अंतर 1 का है, लिख सकते हैं, और लगातार होना चाहिए। ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुना करने पर 30 आना चाहिए, उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए और लगातार। देखो 5 के बाद 6 आता है, दोनों लगातार नंबर है। अगर यहाँ पर बीच में माइनस है तो ये छोटा वाला आंसर होगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये 12 वाला आंसर होता। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त क्या है, माइनस है, तो छोटा वाला आंसर होगा 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का है। किसी परीक्षा में चरण ने चरण नाम के कोई आदमी है, क्या करे, 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? मेरे दोस्त, मेरे भाई, आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% था। कितना प्रतिशत था? 72%। कुल मिलाकर बात ये है मेरे दोस्त, जो 72% अंक मिला है, 72% बराबर है 54 अंक के, यानी 72% बराबर हो जाएगा जितना मेरे दोस्त, 72% का वैल्यू हो जाएगा 54 अंक। बात को समझे हैं कि नहीं, ये बताइए। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं दोस्त? हमने आपको क्या बोला, देखो, चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। तो 72% का वैल्यू 54 अंक दिया गया है। तो बताना है परीक्षा कितने अंकों की थी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसमें जो अंक होते हैं टोटल 100% होते हैं। तो 72% का वैल्यू 54 है, तो हम 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे, जो यहाँ पर 54 दिया है, 72 का वैल्यू है, तो 72 से हम भाग करेंगे। समझ रहे हैं? हमें 100 का निकालना है, 100 से गुना करेंगे। ये बात समझ रहे हैं? अब देखो मेरे दोस्त, इसको हम काटेंगे। सबसे पहले 18 से इसको काटेंगे, 3 बार में जाएगा। 18 से इसको काटेंगे, 4 बार में जाएगा। ये 4 से ही 100 कटेगा, कितना भाई? 25 बार में। बातें को समझ रहे हैं? 25 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 75। 25 या 75, यानी टोटल उसमें अंक था मेरे दोस्त कितना? 75। उस परीक्षा में टोटल 75 अंक था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। कैसे किया है मेरे दोस्त? यहाँ पर क्वेश्चन ही बोला है कि 54 अंक जो है ना, वो 72% के बराबर है। हमें बताना है मेरे दोस्त, तो कुल परीक्षा में कितने अंक थे, कोई भी निकाल सकता है। कैसे करना है? 72% का वैल्यू 54 अंक, तो 100% का वैल्यू 75 अंक। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है काफी इंपॉर्टेंट, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है और ये भी डिविजिबिलिटी बेस यानी विभाज्यता के नियम पर आधारित है। क्या करें, 27(6)(x)(1) 3 से विभाज्य है यानी 3 से पूरा पूरा कटेगा। क्वेश्चन बोल रहा है 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग बताना। मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करना है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझना, आप थोड़ा भी स्किप ना करना। मेरे दोस्त अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है ना तो वीडियो को फटाफट लाइक करके फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चलिए यहाँ पर क्या है, 27(6)(x) और 1 है। ये बोल रहा है कि 3 से विभाजित है। सबसे पहले आपको 3 से विभाजित का नियम होना चाहिए। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या में अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। जैसे हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, अगर यहाँ पर लिखा है 2, 4, 5 और 6, क्या यह 3 से विभाजित है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, ये दिए गए अंकों का योग जांच करेंगे। 2 में 6 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या 17 3 से कटता है, नहीं कटता है। इसका मतलब 24 56 संख्या जो है ना 2456 ये भी नहीं कटेगा। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए मेरे दोस्त 3, 6, 9 और मान लीजिए 3 है, यह 3 से कटता है कि नहीं, इनको जांच करेंगे। सेम वही प्रोसेस, 3 में 6 को जोड़ेंगे 9, 9 में हम 9 को जोड़ेंगे 18, 18 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 21। मेरे दोस्त 21 जो है 3 से कटता है, इसका मतलब 3693 भी 3 से कट जाएगा। यही नियम होता है, वही नियम से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, 27(6)(x)(1) 3 से विभाजित है तो इनका अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग करते हैं, 2 + 7 + 6 + x + 1 इतना है। इन सभी को हम आपस में ऐड करेंगे, कितना बनेगा भाई, इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा, ऐड करेंगे 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 1 16, 16 है और यहाँ पर प्लस में x है। तो x के संभावित मान बताना है, यानी x के स्थान पे कितना नंबर रखे कि 3 से कट जाएगा। मेरे दोस्त 3 से कटने का मतलब होता है, देखो यानी 16 में x के जगह पे अगर हम 2 रख देंगे तो 16 2 18 हो जाएगा, तो भी कट जाएगा। तो एक नंबर कितना 2 हो सकता है। दूसरा एगो 2 रखेंगे तब कट सकता है, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 16 2 18 कट जाएगा बिल्कुल। अच्छा, x के स्थान पर अगर हम 3 रखते हैं तो नहीं कटेगा, अगर 4 रखते हैं तो नहीं कटेगा। x के स्थान पर अगर हम 5 रखते हैं तो भी कट जाएगा, क्योंकि 16 5 21 हो जाएगा, 21 3 से कटेगा, 21 का मल्टीपल है। यानी x के स्थान पर 5 भी आ सकता है दोस्त, ठीक है, x के स्थान पर 5 भी आ सकता है। और देखेंगे x के स्थान पर 7 रखेंगे 23 नहीं कटेगा, x के स्थान पर हम 8 रखेंगे तो 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 भी मेरे दोस्त कट जाएगा, किससे, 24 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा 3 से। इसका मतलब x के स्थान पर 8 भी सही हो, 8 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 8, 8 के बाद 9 रखेंगे, 16 9, यहाँ पर अगर हम 9 रखते हैं तो 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो 25 16 9 कितना हो जाएगा 25, लेकिन 25 3 से नहीं कटेगा। अब हम 9 के बाद कोई दूसरा अंक नहीं ले सकते क्योंकि 10 2 अंक में चला जाएगा, ठीक है दोस्त। तो क्या आया था 2, यानी 2, यानी इनके स्थान पर कौन कौन से नंबर रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो इसका योग बताना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका योग यानी इन तीनों को जोड़कर बताना है। तो 2 में 5 को जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 8 को जोड़ेंगे 15 होगा, 15। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप कर लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है 1/2 + √3 के हर का परिमीकरण का मान ज्ञात करेंगे। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त देखेंगे हर का परिमीकरण तो आप बचपन में सीख चुके हैं, क्लास 9th में। करके देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1/2 + √3, क्वेश्चन यही है, इनका हर के परिमीकरण करना है। मेरे दोस्त हर का परिमीकरण का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर जो हर में क्या है 2 + √3 है, इसके अपोजिट से ऊपर नीचा गुना कर देते हैं। यानी यहाँ पर क्या है 2 + √3 है, तो हम ऊपर में गुना कर देते हैं, इनको गुना कर देते हैं 2, यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है
√3 है, √3 भी लिखेंगे। बस यहाँ पर चेंज केवल इतना सा करते हैं, यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस, बात खत्म। यानी यहाँ पर 2 + √3 है तो यहाँ पर 2 - √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 2 - √3 से नीचे भी गुना करेंगे। अच्छा ये बताए हम गुना काहे करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, हम ऊपर नीचा गुना करेंगे, दोनों से दोनों कट जाएगा, वैल्यू खत्म, यानी इनका वैल्यू 1/2 + √3 ही होगा, इसीलिए ऊपर नीचा गुना करते हैं। ठीक है, यानी हर का परिमेकरण का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर नंबर दिया गया है इनके अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई, यहाँ पर प्लस में दिया है तो यहाँ पर माइनस में गुना कर देंगे, सेम चीज से माइनस में गुना कर देंगे। अब देखेंगे दोस्त यहाँ पर ई बन गया a + b, यहाँ पर बन गया a - b, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है a² + a² - b², a² - b², ये बच्चा भी जानता है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर a की जगह पे 2 है, b की जगह पर √3 है, तो हम नीचे को जब सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। करके देखते हैं मेरे दोस्त, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर √3 है, इनको फिर √3 से गुना करेंगे तो रूट से रूट खत्म होगा, बात को समझ रहे हैं। आई कितना हो जाएगा, सॉरी 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार गुना करेंगे इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × 3 = 9 और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, बात को समझ रहे हैं। तो इन्हें यही लिखा गया, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा। ठीक है दोस्त, अब हम ऊपर में देखेंगे, ऊपर में कितना है, ऊपर में है 2 - √3 है। अब देखो दोस्त 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो ऊपर में केवल बचेगा 2 - √3 और नीचे में 1 बचेगा। तो इसका नीचे में 1 लिखो चाहे न लिखो, वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 - √3, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, आप लोग जरूर बेहतरीन तरीका से समझेंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला है, 144, 360 और 504 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। मेरे दोस्त सबसे पहले देखेंगे NTPC स्टेज 2 यानी CBT 2 2022 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, HCF निकालना है, तो 144, 360 और 504 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, 144 को लिखेंगे हम, कितना होगा, अच्छा उसके बाद 360 को हम लिखेंगे, कितना होगा भाई, बातें को समझ रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 504 को हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे दोस्त, यानी 144 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। 144 को हम 2 से भाग देंगे तो ये 7 बार, ये 2 बार, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना 9, बात को समझ रहे हैं। फिर हम 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, तो यहाँ से कितना आया, 2 आया 3 बार, 2 आया 4 बार, देखो 2 आया 4 बार और 3 आया 2 बार, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 या 48, 48 गुना 3 करेंगे तो बिल्कुल 144 बनेगा। तो मेरे दोस्त कुल मिला के बात ये रहा कि 2 आया 4 बार और 3 आया 2 बार, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 के पावर 4 हम लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर हम 2 लिख सकते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, इतना हम लिख सकते हैं। ये बात समझ गए मेरे दोस्त, उम्मीद है कि यहाँ तक आप जरूर समझेंगे। आप बोलेंगे जी सर, यहाँ तक कितना आया, 2 के पावर कितना आया है, 2 के पावर आया है 4 गुना 3 के पावर आया है 2, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे 360 को उसी प्रकार हम लोग चेंज करेंगे। 360 को जब हम 2 से काटेंगे तो 180 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 90 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 बार में जाएगा, उसके बाद हम 3 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 15 या 45 जाएगा, फिर हम 3 से काटेंगे तो 5 जाएगा, यानी 2 कितना बार, 3 बार, 3 कितना बार, 2 बार, 5 कितना बार, 1 बार। ठीक है, तो 8 72 पचे कितना हो जाएगा, 72 पचे 360, यानी 2 कितना बार आया है, 3 बार, 3 2 बार और 5 1 बार। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। 2 कितना बार आया है समझ गए होंगे, 2 कितना बार आया है, 2 के पावर 3 आया है गुना
3 के पावर 2 आया है गुना 5 के पावर 1 आया है, यही ना आया है। आप इनको सॉल्व करके भी दे सकते हैं। 3 के पावर 2 के पावर 3 8 होगा, 3 के पावर 2 9 होगा, आप 5, इनको जब हम गुना करेंगे तो बिल्कुल 360 बन जाएगा। ठीक है, हम इस रूप में इनको लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, 5 के पावर 1 है यहाँ पर, अब 504 को हम इसी रूप में करेंगे। जब हम 504 को करेंगे तो इनको भी 2 से कटाएंगे, तो 2 दूनी 4, 1 चला जाएगा, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर हम 2 से लगाएंगे 6 और 3, उसके बाद देखेंगे हम लोग किनसे जाएगा ये, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से, तो 3 से 21, यहाँ से कितना आ गया, 2 के पावर 3 आ गया, और 3 के पावर कितना आ गया, 2 आ गया, और 7 के पावर 1 आ गया। हमें बताना है HCF। HCF का मतलब होता है क्या मेरे दोस्त, ऐसा नंबर, हमें HCF बताना है, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो और सबसे पावर जो है छोटी लेना होता है। देखोगे तीनों में दो कॉमन है, ठीक है। अब बताओ 2 में सबसे छोटी पावर किनका है, 2 के पावर 3 यहाँ भी है, 2 के पावर 3 यहाँ भी है, 2 के पावर 4 यहाँ है। तो HCF जब भी निकालना होगा ना, तो जो तीनों में कॉमन होगा और सबसे छोटा पावर लेंगे मेरे दोस्त। तो यानी 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 में क्या लेंगे हम, 2 के पावर 3 लेंगे गुना। अब देखेंगे और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 के पावर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये तो अच्छी बात है, यानी सब जगह कॉमन सेम है, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। अच्छा 5 के पावर 1 यहाँ पे है और जगह नहीं है, 7 के पावर 1 यहाँ पर है और जगह नहीं है, तो हमारा HCF यही हो जाएगा, इतना सा है। 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 के पावर 2 9, यानी 9 8 कितना हो जाएगा, 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 72 ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड भी मेरे पास है, आप चाहो तो उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलेंगे डायरेक्ट मेथड क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है 144 लिखा है, बातें को समझिए, 144 लिखा है और 360 लिखा है और 504 लिखा है। डिफरेंस मेथड बता रहे हैं आपको, करना क्या है, किन्हीं भी दो नंबर को उठा लो, उनके बीच डिफरेंस कम होगा ना, उन्हीं को लेना। जैसे 144 और 360 के बीच में डिफरेंस कम होगा, इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 216 यहाँ डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितना का है, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा, नहीं 5 नहीं, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी डिफरेंस मेरे दोस्त 360 और 504 के बीच में कम है। तो हम सबसे पहले डिफरेंस जहाँ कम है हम उन्हीं को लेंगे, तो हम इनको नहीं ले सकते। यानी 360 और 504 के बीच में डिफरेंस कितना का आया, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ कितना बचा, 4 में से 3 गया, 144 बचा। डिफरेंस मेथड क्या कहता है, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालो, लेकिन डिफरेंस वहाँ पर निकालो जहाँ पर सबसे ज़्यादा नजदीक हो, यानी कम हो। 144 डिफरेंस है। अब 144 से ही पूरा कटेगा, 144 से 504 कटेगा, देखो 144 से 504 नहीं कटेगा। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, जब नहीं कटेंगे तो या तो अब डिफरेंस मेथड कहता है उनका सूत्र लिखेंगे, डिफरेंस मेथड जो भी कहता है उसको लिखेंगे, या तो उसका HCF डिफरेंस खुद हो जाएगा या उसका फैक्टर, यानी HCF का डिफरेंस का फैक्टर, यानी 144 को हम लिख सकता हूँ 2 गुना 72 लिख सकते हैं। अब देखो HCF क्या कहता है, हमें ऐसी कोई नंबर जो सबसे बड़ी हो, 2 नहीं लेंगे, 2 से ही सब कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं ले सकते क्योंकि छोटा है। 72 से काटेंगे, 72 से ही बिल्कुल कट जाएगा, 72 से ये भी बिल्कुल कट जाएगा, 72 से ही कटेगा, 72 से ही कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बिल्कुल 72 से ही कट जाएगा 7 बार में। तो ये बताइए मेरे दोस्त, 72 से जब तीनों कट गया तो HCF का मतलब हो जाएगा 72, ऑप्शन सी सही। कैसे किए हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हमने आपको क्या बोला, दोनों यानी दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालो, वो या तो HCF डिफरेंस खुद हो जाएगा या इसका कोई फैक्टर होगा। ये 144 को मैं 2 गुना 72 लिख सकता हूँ, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि सब छोटा है, हमें सबसे बड़ा लेना होता है। ठीक है दोस्त, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी, देखो एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4
बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। कल ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया था। हमने क्या बोला था मेरे दोस्त, पहले वस्तु को लिखेंगे बाद में रुपया को लिखेंगे। क्या बोला है, 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है, यानी 5 पेन खरीदता है वह 1 रुपया में, सीपी हो जाएगा। अच्छा, बेचता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, 1 रुपया में 4 पेन, 4 बेच देता है, यानी 4 बेचता है 1 रुपया में। यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत नहीं है। हमने आपको क्या बोला था मेरे दोस्त, डायरेक्ट ट्रिक, इनको गुना कर देना नीचे से ऊपर और लिख देना, इनको ऊपर से नीचे गुना करके नीचे लिख देना। 4 गुना 1 हो जाएगा 4 रुपया। यहाँ देखेंगे 5 गुना 1 हो जाएगा 5 रुपया। हमने कल कंसेप्ट इसी प्रकार बताया था, पहले वस्तु को लिखना बाद में रुपया को लिखना, ठीक है। तो ये कितना, अब बताओ 4 रुपया का चीज 5 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी 1 रुपया का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर जो भी प्रॉफिट है उसे ऊपर लिखेंगे, 1 का प्रॉफिट है तो 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे सीपी, सीपी कितना है 4 रुपया, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। प्रतिशत में बदलना है इसीलिए 100% से हम गुना कर देंगे। अब देखो 100 को हम 4 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 25 बार, 25 बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 25%, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले आपको लिखना है वस्तु, नहीं समझे तो फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको क्या बोला, 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है। हमने आपको एक ही बात बताया, वस्तु को पहले लिखना है, रुपया को बाद में लिखना है, यानी सीपी, जो खरीद रहा है उसे सीपी बोलेंगे। 5 पेन खरीदता है 1 रुपया में, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। रुपया को बाद में लेना है, वस्तु को पहले लेना है, बस एक बात को ध्यान रखना है। दूसरा, सेलिंग प्राइस, उसका जो एसपी है वो क्या है, 1 रुपया में 4 पेन बेच देता है, यानी 4 पेन बेच देता है वह 1 रुपये में, तो 1 को मैं यहाँ लिखूंगा। अब देखो हमने आपको बोला था सीपी निकालने के लिए और एसपी निकालने के लिए क्या करना है, इनको तिरछा गुना कर देना, नीचे से ऊपर गुना कर देना तो 4 रुपया हो जाएगा, ऊपर से नीचे इनको गुना कर देना तो ये हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। कुल मिला के बात ये रहा, वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपया है, वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपया है, यानी 1 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट प्रतिशत निकलना है, क्या करेंगे, 4 का चीज 5 में बिका, 1 का प्रॉफिट मिला, किस पे, हमेशा प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत सीपी पे निकालते हैं, यानी 4 रुपया पे। तो 100% से गुना करेंगे क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो ये 4 से ही 100 कटेगा 25 बार में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 25%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 3/5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या है जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। अनुपात क्या है, 3/5 है। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए यहाँ भी हम p जोड़ते हैं, यहाँ भी p जोड़ देते हैं और यहाँ भी p जोड़ देते हैं, जिससे यह अनुपात 5/6 हो जाता है। बात को समझा है कि नहीं, हमने यहाँ पर क्या समझा है, 3/5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 में हो जाए। यानी कुल मिला के मान लीजिए 3 + 5, 3/5 अनुपात हो गया, दोनों में p जोड़ देंगे तो 5/6 हो जाएगा। अब हम इनको क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना का मतलब क्या मेरे दोस्त, कैंची गुना, कैंची गुना कर लेंगे, कैंची गुना, यानी 6 से 3 में गुना करेंगे, 6 × 18, समझ रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा 6p। अब देखेंगे इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 25 प्लस 5p। कोई भाई को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्त, यानी यहाँ से जो 6p है, इधर से 5p इधर आएगा तो घटेगा, 6p माइनस 5p बराबर कितना हो जाएगा भाई, इधर 25 तो ऐसे ही ठीक है, जो 18 इधर प्लस के है बराबर के इस साइड में जाएगा तो -18 हो जाएगा। अब 6p में से 5p घटेगा, एगो p बचेगा, यहाँ 25 में से 18 घटेगा, 7 बचेगा, यानी p का वैल्यू कितना आ गया, 7। इनका ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा सही। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। कितना आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे दोस्त। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकता है। 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकता है। तो 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? मेरे दोस्त इसके लिए जो फार्मूला होता है लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है? M1 D1, M से मैन, डी से दिन, और W1 बट्टा W1। बट्टा में लेते हैं, W1 का मतलब होता है काम को हमेशा बट्टा में लिया जाता है। क्या होता है? ये बराबर होता है M2 D2 अब बटा W2। वर्क को हमेशा नीचे लेना है, बस ध्यान देना। M1 D1 बराबर M2 D2 बटा W2। 12 आदमी, M के जगह पे कितना रखेंगे? 12 आदमी इसी काम को करता है 24.5 दिन में। काम कितना है? एक, तो एक लिखेंगे बराबर M2 तो हमें निकालना है, बात को समझ रहे हैं, यानी M2 हमें निकालना है। D2 कितना दिया है भाई? D2 दिया है कितना? 49 दिया है। अब देखेंगे बाटा ऐसा कितना दीवार? 5 दीवार बनाना है। अब हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, ये देखो 24.5 से 49 कटेगा 2 बार में, ठीक है। इस 2 से इस 12 को काटेंगे 6 बार में। अब कैंची जब हम गुना करेंगे, कैंची गुना करेंगे तो M2 नीचे आ जाएगा, तो इधर केवल बचेगा M2 बराबर 6 गुना 5 कितना हो जाएगा? 30। तो 30 आदमी इसको लगाएंगे तो 5 दीवार बना देगा 49 दिन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6,000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। मेरे दोस्त, जब भी CI पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, आपको करना क्या है? कितना वर्ष का बताना है? 2 वर्ष का। तो 2 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। 2 वर्ष का बताना है तो 2 बॉक्स बनाएंगे। पहले बॉक्स के आगे 2 लिखेंगे, दूसरे बॉक्स के आगे 1 लिखेंगे, और इन दोनों को बीच में प्लस हम सिंबल लगाएंगे। बात को समझे? आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, क्या करना है? 2 बॉक्स बनाएंगे, पहले बॉक्स के आगे 2 लिखेंगे, दूसरे बॉक्स के आगे 1 लिखेंगे, बीच में प्लस करेंगे। कितना रुपया है? 6,000। कितना प्रतिशत है? 10%, ठीक है। तो इस 6,000 का 10% हमें निकालेंगे, कितना होगा? 6,000 का 10% निकालेंगे, कितना होगा? 6,000 का 10%, देखेंगे 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। 6,000 का 10% कितना होगा? 600। तो हम 600 यहाँ लिखेंगे। अब इस 600 का, ये जो 6 है ना, इनका 10% निकालेंगे। तो इस 600 का 10% निकालेंगे, कितना होगा भाई? 10% निकालेंगे, कितना होगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 60 होगा। ये 600 का 10% कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 हो जाएगा तो 60 इसमें लिख देंगे। अब देखो इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 गुना 6 ये हो जाएगा 1200, बीच में प्लस 1 गुना 6 60 हो, 1 गुना 60 60 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1260 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट 1260 रुपया, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता यूट्यूब पे मेरे दोस्त। हमने आपको क्या बोला? 2 साल का निकालना है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखना, 2 से 1 कम यहाँ पर लिखना। बात को समझे हैं? उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 100 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से, सम्मुख का मतलब सामने से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे भाई। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। इस ट्रेन की स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एकर है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, इनका जो लेंथ है, इनकी जो डिस्टेंस है 72 मीटर लंबा रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी की मालूम नहीं है कि कितना डिस्टेंस है। अच्छा, आपने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा कि जब 2 चीज़ें एक दूसरे से विपरीत दिशा में आती है तो जो उनका स्पीड होता है, स्पीड आपस में जुट जाता है, यानी S1 + S2 हो जाता है। अच्छा,
ट्रेन जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो इनका दूरी और इनका दूरी दोनों को जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों दूरी तो मिलाकर ही पार करना होगा। तो मान लेते हैं ये पहला का दूरी कितना है 250 दिया और दूसरा का दूरी को हमने x मान लेते हैं। समझ गए? स्पीड हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, डिस्टेंस हो जाएगा इसका 250 मीटर और इनका हम x मान लेते हैं तो 250 प्लस x मीटर। अब हम आप 10 सेकंड में पार कर देते हैं, फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले इसका स्पीड लेंगे तो स्पीड कितना होगा 100 किलोमीटर इनका, 62 किलोमीटर इनका, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि रिलेटिव स्पीड है मेरे दोस्त, रिलेटिव स्पीड है। तो ये हो 62 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर 62 किलोमीटर 162 हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यहाँ पर 10 सेकंड में पार करना है और आंसर मीटर में दिया गया है दूरी, यहाँ भी दूरी मीटर में है तो इनको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 से ही कटेगा 9 बार में, 9 × 5 = 45, यानी इसकी स्पीड कितना आ गया भाई? स्पीड आ गया 45 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्टेंस होगा, पहला ट्रेन का डिस्टेंस 250 और दूसरा ट्रेन को हम मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 250 प्लस x। ये बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया है? आप बोलेंगे जी सर। अच्छा, टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया है भाई? 10 सेकेंड। अब बताओ हम यहाँ से फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है? 250 प्लस x। स्पीड कितना है भाई? स्पीड है 45, टाइम कितना है? 10 है। बस इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखेंगे। यानी x बराबर 45 गुना 10 करें कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। अच्छा, इधर से 250 प्लस का था, इधर जाके माइनस कर देगा। 450 में से 250 घटेगा, कितना आ जाएगा? 200। तो ये ट्रेन की जो लंबाई आया कितना आया? 200 मीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।